तो कवि हमारे इसमें जो माखनलाल जी कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार एवं उनके उनके काले कारनामों का जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो अंग्रेजों ने उन पे अत्याचार किया है, तो वो जो उनके अंग्रेजों के कारनामे हैं वो जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पराधीन भारत में, मतलब जो गुलाम आजाद भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, उन्हें जेल के अंधेरे काली में, लिखा ना, ऊंचे काली दीवारी के घेरे में, मतलब क्या, जेल के अंधेरे काली काली और ऊंची दीवारों के बीच में डाकू चोरों और उचकोरों, लिखा है ना, डाकू चोरों बंटवारों के डेरों में। तो यहाँ पे डाकू चोरों और उचकारों के साथ रहना पड़ता और जीने नहीं देते पेट भर खाना, और जहाँ सेनानियों के साथ उनका मान सम्मान नहीं होता, उन्हें जीवन व्यतीत करने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता, और मरने भी देते नहीं, तड़प रहा है जाना। ठीक है, और कहते हैं कि वो उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता, यानी उन कैदियों को तड़पा तड़पा के जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य रह गया, कि ब्रिटिश सरकार खाली उनको एक तड़पा तड़पा के उनको जीवित रखना चाहती है। इस प्रकार से उनका उद्देश्य रह गया है खाली। जीवन पर अब दिन रात कड़ा है पहरा, शासन या तम का प्रभाव है गहरा। तो इनका कहने का मतलब है कि जो प्रशासन है, यानी उन कैदियों को और उनका प्रशासन का इस प्रकार से पूरी तरह से स्वतंत्रता ही छीन ली है। कैदियों की जो स्वतंत्रता है कि पूरी तरह से छीन ली गई है, और उनके ऊपर हर समय कड़ा पहरा रखा जाता है। उन पे हर समय दिन रात क्या कड़ा पहरा रखा जाता है। शासन या तम का प्रभाव गहरा है। तो कहते हैं उन कैदियों के साथ अंग्रेजों का शासन अन्याय कर रहा है। जो शासन है, प्रशासन है, कैदियों के साथ अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहा है उन कैदियों के साथ शासन। ठीक है, हिम कर निराश कर चला। तो यहाँ पे देखें, ये हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली ममई जगी क्यों आली। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में भी घनघोर रूपी निराश दिख रहा है, कि आकाश में भी जो जगह घनघोर रूपी निराशा दिख रही है, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा, हिम कर मतलब होता है चंद्रमा, कि न्याय रूपी चंद्रमा का भी थोड़ा सा भी प्रकाश उपस्थित नहीं है। और इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के मध्य से कवि कोयल से पूछते हैं कि वो एक कोयल को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देख रहे हैं, और उससे कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो, क्या तुम्हें कोई संदेश लेके आई हो। तो कहते हैं कि क्या कोई तुम संदेश लेके आई हो। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। आइए अगली जो पंक्ति पढ़ते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है, क्या लूटा है मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो आइए जानेंगे इसका भावार्थ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल की आवाज़ में उपस्थित दर्द को महसूस कर रहे हैं। कह रहे ना, क्यों हुक पड़ी है वेदना के बोझ वाली सी। तो कवि कोयल की आवाज़ में प्रस्तुत जो वेदना है प्रस्तुत महसूस कर रहे हैं। वेदना को महसूस करते हुए शायद कोयल को भी जेल में भी बंद भारतीयों की वेदना एहसास हो रहा है, और ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है। तो कवि कहते हैं शायद कोयल ने जेल में अत्याचार होते हुए देख लिया, तो इस प्रकार से उसके में क्या वेदना उपस्थित हो रही है आवाज में। ठीक है, और यहाँ पर तो अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया अत्याचार को उसने देख लिया, इसलिए उसके कंठ में मीठी मधुर ध्वनि की जगह वेदना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, और जिसमें कोयल के दर्द की हुक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है। कवि क्या कहता है कि कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है। तो इसलिए कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल तुम बताओ तो मुझे कि तुम्हारा क्या लूट गया है, कि जो तुम्हारे गले की वेदना की ऐसी हुक सुनाई दे रही है। कि कोयल तो अपनी बेबस मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए सभी जगह विख्यात है, मशहूर है आप अपनी मीठी आवाज़ के लिए, मगर परंतु तुम्हारी इस एक वेदनापूर्ण आवाज़ का
क्या अर्थ है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य कहीं भी प्रसन्न हो जाता था। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ ना ही सुरीली और ना ही मीठी लग रही थी, बल्कि उस कोयल की आवाज़ में वेदना और दुख की अनुभूति हो रही थी। इसलिए वह व्याकुल हो गए और कोयल से बार बार प्रश्न पूछने लगे कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। तो आइए हम अगला पढ़ेंगे पंक्ति। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहना चाहता है कि इस पंक्ति के माध्यम से कि बताना चाहते हैं कि जेल में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी को कोयल इस प्रकार आधी रात के अंधेरे में गाना जो चीखना यह बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है। लिखा ना, क्यों बावली हुई अर्धरात्रि में चीखी, कोकिल बोलो तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो गाना है उनकी आवाज़ जैसे लगा था अस्वाभाविक चीख सी लग रही है, और इसी कारण कवि उस कोयल को बावली कहते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, कि तुमने जंगल में लगी आग देखी है। क्या लिखा ना कि किस दावानल, दाना मतलब जंगल की आग, ठीक है, कि तुमने जंगल में आग लगी देखी है, कि तुमने भयावह आग के रूप में अंग्रेजों की सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है, कि तुमने जो अंग्रेजों ने इतने भयानक रूप से अत्याचार कर रहे तो उसकी तरफ इशारा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है और इसलिए वो चीख चीख कर ये बता रही है सबको। ठीक है, मतलब कहना चाहते हैं कि कवि के अंग्रेजों द्वारा अत्याचार कोयल ने देख लिया है, तो इसी प्रकार से वो चीख चीख के सबको ये चीज़ें बता रही है। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों इस ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का है चरख चूं जीवन का तान, गिल्टी पर दुनिया ने लिखे गान, यूं मोटी खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। तो कवि कहता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी। लिखा है क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, तो कहती कि मैं उस मतलब कैदी को जंजीर में देख के वो चीख पड़ी, और इसलिए कैदी कोयल से कहता है क्या आप इस प्रकार जंजीरों का लिपटा हुआ नहीं देख सकती हो। तो अरे यह तो एक गहना है, होता है कि यह तो एक गहना है, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है ये। तो आगे देखेंगे, कोहलू का चरख है चूं जीवन का तान। तो यहाँ कहते हैं कि अब तो कोहलू की चलने की आवाज़ भी हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया। जो कोहलू खींचते हैं ना, तो कहते हैं कि कोहलू का चलने की आवाज़ भी हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर इस पत्थर को तोड़ते हैं, क्या ना, जीवन की तान बन गया, मतलब गीत बन गया है। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे हैं गान, मतलब जो गिट्टी तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं जेल कैदी, तो उनकी उंगलियों से भारत स्वतंत्रता सेनानी ने गाने लिखे हैं। ठीक है, जो गिट्टियों से उन्होंने मतलब गिट्टी पत्थर तोड़ते हैं उनसे क्या लिखे हैं, उन्होंने गाने लिखे। और यूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, तो ये कहते हैं कि हम अपने पेट पर रस्सी बांध कर कोल्हू का चरखा चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। तो लिखा है ना, तो यहाँ पे पेट पे लगा है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो क्या कहते हैं, पेट पर रस्सी बांध के जो कोल्हू को खींचते हैं, चरखा चलाते हैं कोल्हू का, तो ब्रिटिश सरकार का अकड़ का जो कुआं हम खाली कर रहे हैं। अर्थात कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है। तो यहाँ कहना चाहते हैं, अर्थात कवि कहता है कि हम पे इतनी यातना सहने
भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन ने हमें सामने हम झुके नहीं, मतलब अंग्रेजी शासन के सामने हम झुके नहीं, चाहे कितना भूख और हमें यातनाएं पड़ी मगर उनके सामने हम झुके नहीं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से हर दिन हमारे अंदर यातनाओं को सहने का आत्मबल आ सकता है। इस आत्मबल के कारण हमारे अंदर नहीं कोई करुणा उत्पन्न होती, इसी कारण हमारे मन में कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना ही हम कभी रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इसलिए रात में क्या देने आई हो? सांत्वना देने आई हो। लिखा ना, दिन की करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। तो कह रहे हैं कि तुम रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारा इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन में व्याकुल कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए अब अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तो ये रही हमारी अगली पंक्ति। इस शांत समय में अंधकार का वेद रो रही है क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों हो, कोकिल बोलो तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि कोयल से कहते हैं कि इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। कोयल तुम बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर उपस्थित विद्रोह को, ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, वो कहते हैं कि जो तुम हमारे अंदर उपस्थित विद्रोह की भावना को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगाना चाहती हो, है ना। वो कहते हैं कि तुम चुपचाप जो विद्रोही भावना हमारे अंदर जगाना चाहती हो, चुप रह के ना, चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज, चुपचाप हमारे अंदर क्या विद्रोह की भावना जगाना चाहती हो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, तो इस भांति बो रही हो क्यों। कि इस तरह कवि ने जेल में कैदियों और स्वतंत्र सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है और गा रही कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा के भारतीयों में देश प्रेम की, देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है कि इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि वो अपने गीत गा गा के देश प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत बनाना चाहती है, ताकि अंग्रेजों द्वारा कैद किए स्वतंत्रता सेनानियों की को मुक्ति दिला सके। ठीक है, मतलब जो कैद हो चुके कैदी उनको आज़ादी दिला सके। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी ऐसी है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहा श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, 30 पर है गाली की आली। तो आइए जो कवि हमारे कहना चाहते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से कि कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान चल रहे जेलों में स्वतंत्रता सेनानी के अत्याचार का वर्णन किया और हमारे समाज में काले रंग को दुख का और अशांति का रंग माना है। तो काले रंग को क्या, दुख और अशांति का रंग माना, इसलिए कवि ने यहाँ पे काले रंग से हर चीज़ को दर्शाया है, जो हर चीज़ को काले रंग से दर्शाया। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तुम तो खुद ही काली हो, यह अंधेरी रात भी पूरी काली है। कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, में रजनी मतलब रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है। तो कहते हैं जो शासन है ब्रिटिश सरकार के जो काम है वो भी काले हैं। ठीक है, करतूतें भी काली है, जेल की 4 दीवारी के अंदर चलने वाली भी हवाएं क्या काली हैं। लिखा ना, काली लहर कल्पना काली, जो हवाएं भी चल रही है वो क्या सारी काली हैं। और मेरी काल कोठरी भी काली, जो मेरी कोठरी भी क्या काली है, टोपी काली कमली काली, मैंने जो टोपी पहनी है और जो कंबल ओढ़ा है और ये भी काला है। ठीक है, और मेरी लोहे श्रृंखला भी काली, जो मैं जंजीरों में जो बंधा हूँ वो जंजीरें भी कैसी हैं काली है। हाँ, ये सब काली हैं। और पहरे हैं हुकृत की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। तो कहते हैं कि इस वजह से हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। अंग्रेजी सरकार की इस
यातनाओं को सहने के बाद भी हमारे ऊपर पूरा दिन नजर रखने वाले पहरादारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है। यहाँ लिखा ना हुंकार, ठीक है, ये रहा हुंकृत और बयाली 30 पर है गाली, मतलब उनकी क्या हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो जो किसी काले रंग के सांप की भांति हमें डसने की दौड़ती है। उनके जो गाली है और हुंकार है वो क्या, जैसे कि डसने को दौड़ती है। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। जो हमारी अगली पंक्ति है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैयारी कोकिल बोलो तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि कवि ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल आज़ाद होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपने मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। इस संकट में अपने आप को क्यों इसलिए लेके आई है कि उसने मरने की सोच ली है। यदि ये कोयल ये सोच रही है तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना को जगाने की वाले गीत गा रही हो। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अगर वो अपनी आज़ादी जो खुले आसमान में होने के बावजूद भी वो गीत गा रही है, तो गीत इसलिए गा रही कि हमें आज़ाद करने के लिए, जो आज़ादी भावना को जगाने के लिए गीत गा रही है। तो इस प्रकार से वो कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि लिखा ना कि जो संकट सागर मरने की मदमाती, मतलब तुम यहाँ पे मरने के लिए आई हो जो गीत गा रही है। कोकिल बोलो तो बोलो अपने चमकीले गीतों को, क्यों तैराती हो कोकिल बोलो तो, जो आप विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे गीत गा रही हो। इसका अर्थ क्या है कि तुम यहाँ आज़ादी की भावना को लेकर या जगाने की गीत गा रही हो। तो इस प्रकार से हमारे ये पंक्ति कंप्लीट हो जाती है। जो अगली पंक्ति है हमारी, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे का वाह, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनहार, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 का रण भेरी। तो कवि इसमें अपनी मनस्थिति की तुलना बड़े मार्मिक ढंग से कह रहे हैं कि कवि स्वतंत्र उड़ रहे कोयल एवं जेल के बंद कैदी अपनी जो तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ कोयल पूरी स्वतंत्रता के साथ किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है। लिखा ना कि तू मिली डाली हरियाली, तुम किसी भी डाली पर जाके बैठ सकती हो। और मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे कैसी नसीब है मेरी, जो मैं कोठरी है, जो काली कोठरी मेरे नसीब में है। तेरा नभचर है संसार, तुम घूम सकती हो पूरे संसार में, खुले आसमान में, ठीक है, किसी भी जगह पर विचरण कर सकती हो, कहीं भी जाकर रह सकती हो और अपने मनपसंद गीत गा सकती हो। क्या मनपसंद का गीत गा सकती हो। और मेरा 10 फुट का संसार, जो ये मेरा 10 फुट का जो घर कैद खाना हैगा, वो 10 फुट का यही मेरा संसार है, अंधेर कोठरी का जो मेरा ही संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत कहावे वाह, मतलब कि जिसके अंदर वह अपना वो क्या तुम, और जो तुम क्या कर रही हो, गीत गा रही हो और खुले संसार में जाके कहीं भी मतलब कहीं भी जाके रह सकती हो। और कवि कहता है कि जिसके अंदर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मतलब 10 फुट का जो उनका कैद खाना आएगा उसमें क्या कर रहे हैं, वो व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन। हम वहाँ अपनी इच्छा अनुसार भी नहीं रह सकते। वो कहते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार भी नहीं रह सकते। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही है 30 रमण। तो इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि कोयल के मधुर गाने को सुनकर सभी लोग वाह वाह की तारीफ करते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पे ये देखिए, तेरे गीत कहावे वाह वाह, मतलब कि कोयल के मधुर गाने की आवाज़ सुन के सभी लोग वाह वाह की तारीफ़ें करते हैं। और वही रोना भी है मुझे गुनाह, मतलब कि जो अगर हम कैदी अगर रोने पर कोई सुनता है तो सुनता तक नहीं, हमारा जो रोना भी कोई सुनता नहीं। और इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो कहते हैं कि तेरी देख विषमता तेरी मेरी, मतलब देख विषमता तेरी मेरी, मतलब विषमता मतलब कि जो अंतर है, मतलब पक्षी और क्या कैदी में
वो एक अंतर बता रहे थे, किस प्रकार से जो हमारी परिस्थितियों में आपस में कैसे विषमता है, किस प्रकार से अंतर है तेरी मेरी। बजा रही है तीस भेड़ी, ठीक है, तीस पर रणभेरी। तो यहाँ पर परंतु फिर भी कोयल युद्ध गीत क्यों गा रही है, फिर भी तुम युद्ध के गीत क्यों गा रही हो। कैदी कोयल से यह जानना चाहता है कि आखिर इस तरह कोयल को रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। तो कहता है कि तुम्हारा इस रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तो अगली पंक्ति हमारी ऐसी है, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोयल बोलो तो मोहन मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कवि यहाँ पे कोयल और कैदी दोनों के अंदर जो उपस्थित स्वतंत्रता की जो प्रबल भावना को दर्शाया गया है कि वो क्या स्वतंत्र होने की जो प्रबल भावना को दर्शाया गया, किस तरह से कोयल अपने जोशीले गीत के माध्यम से देशवासियों के मन में विद्रोह की भावना जागृत करेगी, किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार का विद्रोह करे, इस प्रकार की भावना जगा रही है। और उसी तरह कैदी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार से यातनाएं सहन कर रहे थे। इसलिए कवि यहाँ कोयल के स्वर को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया। तो जो कोयल का जो स्वर है वो आज़ादी का संदेश बताया है। इसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसे कोयल की आवाज़ को सुनकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल तुम मुझे बताओ कि मैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस स्वतंत्र संग्राम में किस तरह से अपना प्राण निछावर कर दूं। यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ मोहन मतलब करमचंद गांधी मोहन का जो मोहन के व्रत पर मतलब मोहन जी ने जो आंदोलन चलाया है, करमचंद गांधी मोहन जी ने जो गांधी जी के द्वारा व्रत चलाया गया, जो आंदोलन चलाया गया है, उस पे कैसे प्राणों का आस्वद किसमें भर दूं। तो वो गांधी जी के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपने प्राणों को झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी इच्छाओं द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, अग्नि को पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो वो कोयल से बोल रहे हैं कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कैदी और कोकिल का ये बहुत सुंदर पंक्ति जो आज़ादी की भावना को बताते हुए ये बहुत सुंदर जो स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल के किए गए दुर्व्यवहार और यात्राओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से, जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा बताया गया है। तो ये पंक्ति हमारे यहाँ समाप्त हो गई है। तो अगला हम पाठ करेंगे। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।